नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास एक और योद्धा जो भी रिलायंस में प्लेस हुए और 7.5 एलपीए, ऑल्सो फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड मैं और दर्शन साथ में थे हॉस्टल में, एंड मैकेनिकल से तो क्लास में भी साथ में। दर्शन बहुत मेरे लिए तो बहुत हेल्प करता है भाई एजुकेशनल जो भी सब्जेक्ट असाइनमेंट में बहुत कुछ। तो पहले उसके लिए थैंक यू दर्शन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर रिलायंस। थैंक अभी यू। जो आगे दर्शन की जर्नी के बारे में बात करेंगे और दर्शन का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो उसमें थोड़ा बहुत एफएफई स्कॉलर है, तो मतलब बहुत इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, तो वो भी दर्शन स्कॉलर है उसमें, वो भी गेन करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत एनएसएस का एक्सपीरियंस है, एंड बाकी तो दर्शन के एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे। दर्शन, वेलकम ऑन द युद्धा सीरीज एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग इनविटेशन। बाकी कुछ कहना चाहेंगे स्टार्टिंग में? दिस इज फॉर अ जूनियर के भाई, थोड़ा बहुत फॉर्मल इनफॉर्मल चलेगा, कोई ऐसा तो बिंदास बात करेंगे ऐसा। ठीक है। बाकी कुछ कहना है स्टार्टिंग में? नहीं, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि थैंक यू कार्तिक फॉर गुड इंट्रोडक्शन फॉर मी। एंड अभी हम आगे अपने मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा जो रिलायंस में मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मैंने कैसे तैयारी की थी और वो सब आपको डिस्कशन करेंगे हम आगे। तो कार्तिक के सवाल और मेरे जवाब होंगे। ओके। वी दर्शन, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि आप कॉलेज स्कूल लाइफ में, मतलब दर्शन सूरत से, तो स्कूल लाइफ उनका क्या रहा था? और स्कूल में दर्शन वन ऑफ द, मतलब टॉपर ही रहते हैं हमारे एमएससी में जो आते हैं वो, तो उनका जी मैन का भी स्कोर, मतलब हमारे मैकेनिकल में तो सबसे हाईएस्ट था। तो कुछ उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि उसमें कैसे सबसे हाईएस्ट, मतलब अभी जो मार्क्स थे जी मैन में, तो वो क्या रहा था और कैसे मैकेनिकल क्यों चूज किया और कैसे आए मैकेनिकल पर ऐसा? ओके, अगर बात करूँ मेरे जी मेन के स्कोर की, जैसे कार्तिक ने बताया, अच्छा मतलब 142 स्कोर था मेरा जी मेन में। मतलब जो मतलब अभी हमारे कॉलेज में अच्छा था, तो मतलब जी मेन एक ऐसा एग्जाम है जो मैराथन कह सकते हैं आप जिसे, कि पूरे 2 साल प्रिपरेशन करके उसके बाद आपको उसका एग्जाम देना होगा। तो उसके लिए आपको काफी क्वालिटी चाहिए, जैसे कि पेशेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अपनी तैयारी में। और ऐसा भी, ऐसे ही हमारे इंजीनियरिंग का एक और एग्जाम आता है गेट एग्जाम, जो काफी लोग देते हैं, वो फॉर मतलब चेकिंग के अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हो, आपने क्या सीखा है, वो पूरा गेट एग्जाम उसके लिए होता है। तो उसके लिए बेसिकली आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। हमारे सर बोलते थे कि ये कोई मतलब 100 मीटर या 2 मीटर की रेस नहीं है, पूरा मैराथन कहते हैं इसे, कि पूरे 4 साल का आपका जो भी आपका कंसिस्टेंसी, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, जो आपने सीखा है, तो आपको ए टू जेड चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई एक न्यूमेरिकल या कोई एक फॉर्मूला यूज करके उसका क्वेश्चन का आंसर देते हो। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आपको 4 साल का याद रखना है, क्योंकि काफी काफी बार क्या होता है कि हम जो पढ़ते हैं ना वो हम सब भूल जाते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है कि पहले साल जो पढ़ा उसको दूसरे साल भी उसका प्रैक्टिस करना होता है। कि जनरली क्या होता है, सेमेस्टर एग्जाम में हम सब लोग भूल जाते हो। और ऐसा नहीं है कि हर चीज रटना है, जो हम आगे भी मैं उस चीज के पे फोकस करूंगा, क्योंकि काफी लोग गलत मतलब उस चीज को ले रहे हैं कि सब कुछ याद रखना होता है, ए टू जेड थिंग नहीं, उसका सिर्फ बेसिक फॉर्मूला, उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना होता है। ओके। एंड अभी मैकेनिकल में जब आए तो फर्स्ट ईयर में क्या मैकेनिकल पैशन वैसन यस, कैसे चूज किया सब? मैकेनिकल में कैसा था, जब भी मैं ले रहा था तब काफी बच्चों का यही होता है कि कंप्यूटर आईटी के तरफ जाते हैं, क्योंकि उसका क्रेज बहुत ज्यादा है। मैकेनिकल कोर ब्रांच है, मतलब आपको फील्ड वर्क करना होगा। और अगर जिस बच्चे को भी ये पसंद है कि उसको कार्स पसंद है, मशीनरी पसंद है, हाउ दे वर्क्स एंड मतलब उसके बारे में मतलब सोचना और वो कैसे काम करते हैं, उसके लिए आपकी जो एंथुसियाज्म होती है वो उस पर आप ट्राई करेंगे हर बार। मतलब अगर किसी को उस फील्ड में जाना है तो मैकेनिकल बेस्ट है, और आपको जो भी पसंद है वो लेना चाहिए। वो मेरे वक्त भी ऐसा हुआ था, जैसे कि आपने बताया कि मैकेनिकली क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे वो पसंद था, मुझे उसमें कुछ मतलब पहले से ही मशीनरी के बारे में मेरे को जानने में बहुत इंटरेस्ट था। और एट दैट टाइम काफी लोगों ने बोला भी कंप्यूटर आईटी ले लो, फिर मैकेनिकल। और फर्स्ट ईयर में जब आया तब मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, मैंने जो सिलेक्ट किया है वो सही है, क्योंकि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे से रिलेट करता है, मैं उसमें एंजॉय कर रहा हूँ। That's all. ओके। तो अभी दर्शन फर्स्ट ईयर में जब शुरू हुआ तो कुछ
क्या कुछ ऐसा सोचा था कि भाई कॉलेज में ये करेंगे, या फिर क्या मतलब फर्स्ट ईयर में क्या माइंडसेट था यस, ऐसा, फर्स्ट किस ईयर लिए में जा सभी रहे लोगों की थे? मेंटालिटी क्या होती है कि हर बार हम जब फर्स्ट ईयर में एंटर होते हैं तो हम लॉन्ग टर्म गोल के साथ एंटर करते हैं कि जैसे कि 4 साल के बाद इधर से मैं प्लेसमेंट लूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो भी कॉलेज सिलेक्ट करते हो वो आप उसके रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इसमें प्लेसमेंट कैसा है। अगर बात करें एमएसयू की तो केमिकल के लिए भी इतना फेमस है एमएसयू, तो आप उस फील्ड में जाएंगे केमिकल में या फिर मैकेनिकल में। तो सब लोगों का बेसिक गोल होता है प्लेसमेंट लेना, और उसके साथ काफी लोगों का और गोल भी होता है जो मास्टर्स के लिए भी जाना होता है, किसी को अब्रॉड, तो वो उस तरह से तैयारी करते हैं फर्स्ट ईयर से। लेकिन फर्स्ट ईयर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एंजॉय देयर कॉलेज लाइफ एंड सेट देयर गोल्स, मतलब उसके मतलब पूरे एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, उसके बाद सीनियर्स के साथ बात करते हैं कि एक्चुअल रियलिटी ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। वो फर्स्ट ईयर में मुझे पता चली कि पहले सब लोग बोलते थे इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी में आते हैं तो कितना कंपटीशन है, कितनी कॉलेजेस है, और हमको किसके साथ कम्पीट करना है। तो दैट्स ऑल। ओके, अभी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तभी शायद हमने एनएसएस साथ में ही ज्वाइन किया था, मतलब ऑब्वियस कि मैं चिराग ये सब साथ में ही थे। और जो भी इन फ्यूचर योद्धा हो गए उसमें भी थोड़े बहुत, रोहित है तो रोहित भी इसमें हम साथ में ही थे एनएसएस। तो दरअसल एनएसएस में आप कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, तो कोऑर्डिनेटर का भी कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा आपका, और कुछ लर्निंग रही होगी। तो एनएसएस की जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस शेयर करें तो लर्निंग। एनएसएस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और उसके वजह से जो भी हूँ मैं आज, शायद मैं उसकी वजह से हूँ, मैं इतना कहूंगा। और एनएसएस के एक्सपीरियंस को डिटेल में शेयर करूँ तो मैं कोऑर्डिनेटर था, लेकिन कार्तिक भी साथ में एचओ के पोजीशन पे हेड ऑर्गेनाइजर, और वहीं पे उसने मुझे बहुत काफी जो सीखा है मैंने उससे। और एनएसएस की बात करूँ तो कि क्या है कि मैं बोल नहीं पाता था कहीं पे भी स्टेज पे, जब मेरी स्पीच की बारी आती थी ना तब मैं 3-4 बार लोगों को पहले भेज देता था, तू बोल क्या उसके बाद मैं बताऊंगा। तो मैं इतना नर्वस होता था, और मेरा स्टेज मतलब वो बोलते कम्युनिकेशन का फियर था। लेकिन वो अब सब हट चुका है, क्योंकि आप मैं नहीं करा हूँ, एनएसएस ही कीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आपको हेल्प करेगी। आपका मतलब एटलीस्ट वो आपको एक अच्छा इंसान बनेगी, आप किसी के साथ बात करना सीखेंगे या फिर आप कुछ और स्किल सीखेंगे, जैसे कि डिजाइनिंग होता है, फिर जैसे कि टीम वर्क में आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप सबको प्लेसमेंट चाहिए, मतलब हर बच्चे को प्लेसमेंट चाहिए, तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करेगा वो भी वहां से सीखने को मिलता है। अपने दोस्त के साथ तो आप कम्युनिकेशन कर लेते, लेकिन दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन की बारी आती है तब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और एनएसएस में एक और चीज थी जो सोशल वर्क था, जिससे हम दूसरों की मतलब परेशानी देखते और उसको हेल्प करते, तो वो भी एक अच्छा आपको इंसान बनाने में हेल्प करती है। आप किसी और के बारे में भी सोचते हैं आप आपके अलावा, तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड मेरी पूरी जो भी टीम थी उसने मुझे काफी हेल्प किया। और कोऑर्डिनेटर की बात करूँ तो उसमें भी मुझे काफी सीखने को मिला, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेटर था वो मतलब वो वोटिंग पे हुआ था, तो मुझे वो भी अच्छा लगा कि जो भी मैंने काम किया है वो लोगों ने अप्रिशिएट किया। और उसके बाद की बात करें तो काफी सारी एक्टिविटी की, कोरोना आ गया उसके बाद, और मतलब जो भी फिर से प्लानिंग करनी होती है और हाउ टू मतलब क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं काफी लोग, तो उसका भी एक ग्रेट एग्जांपल मतलब ग्रेट एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। तो थैंक्स टू ऑल एनएसएस टीम। ओके, अभी दरअसल ऑनलाइन की बात की तो पहले तो जब हमने बात की थी कि भाई ऑफलाइन होगा तो ये एक्टिविटी कर देंगे, जब अभी ऑनलाइन शिफ्ट हुआ तो एज ए टीम लीडर मतलब क्या सोच, मतलब क्या ऐसे सिचुएशन में कैसे प्लान ए होता है कुछ, या फिर प्लान बी भी क्या, मतलब क्या थॉट प्रोसेस रहा था तब कि भाई शिफ्ट करते हैं। और शायद दर्शन और चिराग ये सब के कोऑर्डिनेशन की वजह से हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया एनएसएस, जो लार्जेस्ट वर्चुअल सेल्फ डिफेंस कैंपेन। तो की पर्सन ये सब है, तो क्या मतलब रहा था, कैसे क्या सोच रही थी कि भाई अभी यस, ऑनलाइन पहले हो चुका है, क्योंकि वाइंड अप भी कर देते हैं बहुत सारे। आखिर ऐसे क्या हुआ कि जैसे ही हम थर्ड ईयर में एंटर हुए ना, मतलब वो थर्ड ईयर में वैसे ही कोरोना आ गया, और उसके बाद का क्योंकि एनएसएस एक सोशल एक्टिविटी है जिसमें आप ग्राउंड पे वर्क करते हैं, तो सब कुछ मतलब फिजिकली होता है, तो उसके लिए कोरोना की वजह से वो सब नहीं हो रहा था, तो कि हमें कुछ और सोचना था कि हम किस और तरीके से हम किसी को हेल्प कर कर सके। जैसे कि कोरोना की वजह से काफी लोगों में
वो अवेयरनेस नहीं थी कि हैंड सैनिटाइज करना चाहिए बार बार, और फिर मास्क वगैरह, और उसके लिए हम कुछ कर सकते थे ऑनलाइन वेबिनार, वो सब हमने वो सब ट्राई किया, अप्लाई करने की कोशिश की। और फिर हमारे कुछ वॉलेंटियर ने ये भी ट्राई किया कि ग्राउंड पे जाके मतलब किसी और को समझाए और फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे। और दूसरी चीज है कि वो सब कोरोना की वजह से सब लोगों का मतलब मेंटल हेल्थ का भी इश्यू होने लगा था कि काफी लोग चिड़ हो चुके थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस एंड दैट्स ऑल, मतलब वेरी डिफिकल्ट थिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो फिर हमने ऑल्सो 2-3 सेमिनार भी किए, जैसे कि मोटिवेशनल सेमिनार संजय रावल, फिर ज्ञानवत्सल स्वामी, मतलब वो हमें इंस्पायर करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे डील करना चाहिए प्रोग्राम के साथ। और एज अ कोऑर्डिनेटर यही चैलेंज था कि टास्क रिस्पॉन्स कैसा होगा, कि ये पहली बार हो रहा है तो फिर कोई मतलब हमारा मतलब सुनेगा या फिर नहीं, ये वो एक्टिविटी। ओके, तो प्रेशर भी रहा होगा ना दर्शन की, जब ऐसे बड़ी जैसा हस्ती आ फेलियर का, रही है तो। हाँ, फेलियर का डर तो हर किसी को होता है, ये मतलब वो भी उससे भी डील करना भी सोचना होगा कि अगर ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो उसके बैकअप प्लान में अब कुछ ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। जैसे कि कार्तिक ने बताया, हमने सेल्फ डिफेंस कैम्प किया था, तो उसके लिए हमने काफी सोचा कि पहले तो ट्रेनर को मनाना पड़ेगा, क्योंकि किस तरह से, क्योंकि कोरोना था तो सब लोग मिल नहीं पा रहे थे, और उसकी पूरी टीम आई, उसको भी थैंक्स। और उसके बाद जो भी हमने शूटिंग वगैरह किया वो सबको मतलब गाइडलाइन के रिलेटेड करना होता था उस टाइम, और उसके बाद हमने उसको ऑनलाइन चलाया वो सेल्फ डिफेंस कैंप, और 2-3 दिन का तो अच्छे से हो गया। ओके, तो इसमें सेल्फ डिफेंस जो नहीं जानते उनको बता दूं कि एनएसएस के थ्रू गुजरात का सबसे लार्जेस्ट फिजिकल सेल्फ डिफेंस होता आ रहा था, और इस बार कोरोना की वजह से हमने ऑनलाइन ट्राई किया था। तो ऑनलाइन में भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से हमें रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है कि लार्जेस्ट वर्चुअल सेल्फ डिफेंस है। ये थोड़ा वर्चुअल किया था, तो इसमें जैसे दर्शन ने एक्सपीरियंस शेयर किया ऐसा ही था कि जाके शूट किया, फिर ऑडियंस इकट्ठा की, प्रेजेंट किया, उसके बाद उनके टास्क और जो भी उनका रिव्यू था वो दिया उन्होंने। तो बहुत अच्छा लर्निंग। अभी दर्शन शायद थोड़े क्वेश्चन परफेक्ट ना भी आए, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ तो क्यूरियोसिटी अदर पीपल के मुकाबले थोड़ा कम होगा। तो अगर कुछ ऐसा पॉइंट हो कि जो शेयर करने योग्य हो और स्टूडेंट को सीखना चाहिए, तो आप बीच में कहीं भी कह सकते हो। ओके, नो। अभी नेक्स्ट आप एफएफई स्कॉलर हो, तो मतलब एफएफई एक स्कॉलरशिप, और इसमें भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है कॉर्पोरेट के रिलेटेड, रेज्यूमे बिल्डिंग या फिर जीडी, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती है। तो एफएफई का क्या एक्सपीरियंस है दर्शन, और कौन अप्लाई या फिर कैसे होता है? पहले तो मैं, जो भी 12th वाले लोग हैं जो मतलब जिसको पता नहीं कि एफएफई क्या है, क्योंकि जब मैं एंटर हुआ था ना फर्स्ट ईयर में, तो मुझे भी स्कॉलरशिप्स के बारे में पता नहीं था, मुझे भी सीनियर के थ्रू पता चला। तो काफी लोगों का मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि एफएफई है जो अपना आपको गुजकेट के मार्क्स पे और फिर ये अपना वो कहते हैं जेडब्ल्यू के रिजल्ट पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। एफएफई वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक। एफएफए आपके मतलब सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं प्रोवाइड करता, तो उसके साथ आपका ग्रोथ भी वो चेक करता रहता है कि हाँ भाई, जो भी हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है, मतलब स्कॉलर है वो सही दिशा में अपने कदम ले रहा है। उसके लिए आपको मेंटर प्रोवाइड करते हैं आपको, मतलब अगर मैं मैकेनिकल से हूँ तो मुझे कोई मैकेनिकल का मेंटर प्रोवाइड करेंगे वो लोग। फिर एक वेरिफिकेशन वाले सर होते हैं, वो भी आपको गाइड करते रहते हैं, क्योंकि वो आपके होम टाउन से होते हैं, आप उससे कभी भी मिल सकते हैं। और उसके उसके अलावा वो भी आपको काफी इंटरव्यू के लिए भी हेल्प करते हैं, जैसे कि मेरा कम्युनिकेशन का बताया एनएसएस, और उसके साथ साथ मेरा इंग्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हुआ था एफएफई में। और उसके बाद वो लोग रिज्यूमे बिल्डिंग है, इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है आपको, मतलब नर्वसनेस कैसे आपको कम करनी है, जो वो सारी चीजें होती है ना, वो आपको सॉफ्ट स्किल कहते हैं, जो आपको टेक्निकल जो बुक पढ़ के नहीं पता चलेगी, कुछ और नॉलेज होगा। मतलब एफएफई एक ऑल्सो मतलब आप आपको कोई हेल्प कर रहा है तो आप भी उसकी हेल्प करेंगे इन फ्यूचर में, तो उस टाइप का एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है, इमोशनल बॉन्डिंग भी वो क्रिएट करते हैं वो लोग आपसे। ऐसा नहीं सिर्फ वो ऐसा प्रेशर करते हैं कि आप कुछ ना कुछ सीखे, और अपना जो पैसा लिया है तो मतलब हमने स्कॉलरशिप दी है तो आप लोग मुझे उसका आउटपुट चाहिए, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। आप लोग सिर्फ वो लोग सिर्फ आपको हेल्प करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, एंड वो 4 साल का पूरा जर्नी होता है एफएफई का। ओके, तो दर्शन को वहाँ से भी बहुत अच्छी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी मिली है, और अभी थोड़ा आते रियल जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा था रिलायंस के इंटरव्यू में, तो
क्या प्रिपरेशन कैसे की थी पहले से, एप्टीट्यूड का भी और बाकी? तो शायद दर्शन ने एक ही कंपनी में अप्लाई किया था और एक ही ट्राई में दर्शन सिलेक्ट हुआ। तो ये कैसे, मतलब क्या प्रिपरेशन रहा था? हाँ, जैसा कि कार्तिक ने बताया, मैं पहला ही मतलब मेरा इंटरव्यू था और मैंने पहली बार ही अप्लाई किया था। मतलब मैं काफी बार अप्लाई किया था, लेकिन मैंने एप्टीट्यूड और सब नहीं क्लियर किया था। लेकिन एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ तो एप्टीट्यूड के लिए काफी सारी नाउअडेज एप्लीकेशन है, फिर वो कोई और साइट से यूट्यूब पे भी आप सीख सकते हैं। एप्टीट्यूड बेसिकली आप जो 12th का जो मैथ्स होता है ना, वही आता है, कुछ और नया नहीं होता है। बहुत ईजी होता है एप्टीट्यूड, बट काफी लोग उसको मतलब क्या कहते हैं कि ओवर रेटेड कर दिया है कि एप्टीट्यूड नहीं क्लियर होगा, बहुत डिफिकल्ट आता है। नहीं, इजी मैथ्स होता है, आप ट्राई कीजिए। वो प्रैक्टिस का चीज है कि एप्टीट्यूड क्लियर करना है। उसके बाद आते टेक्निकल पे, अपने 4 साल उसको पूरा दिया हुआ है। कोई लोग गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी वजह से वो उसका टेक्निकल भी क्लियर होता है। लेकिन वो लोग कहाँ लैक करते हैं कि जहाँ पे मैंने बात की कि सॉफ्ट स्किल की, कि कम्युनिकेशन उसका अच्छा नहीं होता है, या फिर वो घबरा जाते हैं जब किसी के सामने बात करनी होती है। तो वो लोग इंटरव्यूअर वही देख के उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने कहीं सुना था कि सिलेक्शन इज प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। मतलब आपको उसमें रिजेक्ट नहीं होना है कहीं पे भी। मतलब आपको अपना कुछ गलती दिखा के आपको निकल नहीं जाना है। तो वही आपको हाइड करना होता है, जो आपकी नर्वसनेस है, आपको अपना कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंस से आपको बात करनी होती है। तो वो चीज आप सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी से आती है, जो मैंने एनएसएस से सीखा 3 साल। आप कोई और काफी सारी एक्टिविटी सभी कॉलेज में होती रहती है, आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कीजिए। आपको तो मतलब कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। मैं उतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप एटलीस्ट आपका मतलब दोस्त लोग बढ़ेंगे तो आपके साथ मतलब वो नॉलेज का भी मतलब बढ़ेगा। दोस्त बनेंगे तो सभी सभी की मेंटालिटी अलग अलग होती है, तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे इवेंट के थ्रू। कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा। उसके अलावा कि कोई डिजाइनर है तो आप उसके पास से डिजाइन भी सीख सकते हैं, इन फ्यूचर आपको वो काम आ सकती है। तो अगर जैसे कि कार्तिक ने इंटरव्यू के बारे में कहा, तो इंटरव्यू में जस्ट उन लोगों ने मुझे एचआर क्वेश्चन पूछे थे, जो जिसके लिए मुझे एफएफई में ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको एचआर क्वेश्चन का कैसे आंसर देना होता है। और फिर आपको अपना जो भी है वो ऑनेस्टी दिखानी होती है, कि ऐसा कोई मतलब वो अपना नहीं कहना है कि मैं सीईओ बन जाऊंगा, शॉर्ट टर्म गोल में वो सब वगैरह। वो सब का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको पहले कंपनी के बारे में प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आप उस कंपनी के उसको आपको रिक्वायरमेंट देखनी होगी। कि जैसे कि रिलायंस में पहले से उसने मेंशन किया था कि उसको स्मार्ट गाय चाहिए, जो मतलब वो उसके रिक्वायरमेंट से साफ पता चलता था कि उसको सिर्फ टेक्निकल नहीं चाहिए, उसको कोई इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो, ऐसा बंदा चाहिए जिसको स्मार्ट मतलब वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन कर सके। तो उसके थ्रू पता चल जाता है कि मुझे उसको क्या दिखाना है, जो मेरे में जो स्किल है वो मुझे वहां पे रिप्रेजेंट करनी है टेक्निकल के अलावा भी। तो वही था। और बाई लक और सब भी काफी लोग कहते हैं कि लक कोई मैटर नहीं करता। मैं नहीं मानता, क्योंकि 80% हार्डवर्क और 20% लक आपको चाहिए। क्योंकि एज ए कॉलेज में आप कम्पीट कर रहे हो, जो कि मेरे साथ काफी काफी सारे लोग होते हैं जिसका टेक्निकल भी बहुत अच्छा होता है, उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, लेकिन वो क्यों नहीं सिलेक्ट होते? वो लक का फैक्टर होता है, और कुछ एक दो माइनर चीज का मिस्टेक और चूक जाते हैं। तो आपको पहले तो मतलब नर्वस नहीं होना है, फिर मतलब वो हार नहीं माननी है कि चलो इसमें नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। नहीं होगा, जरूर होगा। मतलब आपको ट्राई करते रहना होता है। तो काफी लोगों में वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो पहला इंटरव्यू जोश में देते हैं, उसके बाद वो उसका वो जोश कम होने लगता है, क्योंकि फेलियर का मैं मानता हूँ तो फेलियर होने के बाद जोश और बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 से 3 इंटरव्यू का और एक्सपीरियंस है, जो मतलब शायद किसी और के पास ना भी हो। सही है। तो अभी दर्शन ने जैसे बताया ना कि भाई थोड़ा प्रिपेयर उनके जॉब डिस्क्रिप्शन से भी हो सकते हैं कि उनको क्या बंदा चाहिए, तो वो चीज शोकेस करना होता है आगे। और बाकी नर्वसनेस है उन सब से डील करने का सीखना, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी दर्शन थोड़ा कोई ट्रिकी क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसा था कि जो शेयर करना चाहिए एज अ जूनियर को, कि भाई ऐसा कुछ मुझे इंटरव्यू में पूछा था जो मुझे अच्छा लगा और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो ऐसा कोई कोई क्वेश्चन था आपके इंटरव्यू में? आई थिंक ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं था कोई। वो लोग क्वेश्चनिंग वहां से ही करते हैं जो आप उसको दिखाते हैं। जैसे कि मेरा क्या हुआ था कि जैसे मैंने पहले भी बात की, मुझे मशीनरी में इंटरेस्ट था और मुझे कार में इंटरेस्ट था, तो मैंने मैकेनिकल लिया। तो मैंने वो लाइन बोली, तो एज ए रिलायंस वो पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी का बहुत उसका अच्छा काम काज है। तो फिर वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब मशीन, हम तो यहाँ कार मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं है, तो आप हमें क्यों इंटरेस्ट लेंगे?
तो उस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन आप पे आ सकते हैं, जो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहां से भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो आप हमारी सिचुएशन में मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कैसे रहोगे, और वो सब बातें। तो उसको आपको मतलब जो भी ऑनेस्टी, जैसे मैंने बताया ना कि मैंने बात बोला कि मुझे कार्स में इंटरेस्ट है, दैट मीन्स आई लव मतलब इंजीन्स एंड मशीनरीज हाउ दे वर्क, मतलब फंक्शनिंग का मुझे इंटरेस्ट है। तो वहां से आप उसको वो घुमा सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। उसको इंटरव्यू करो वाह। कभी वो नहीं करना है कि मुझे आपके यहाँ ही जॉब चाहिए, मतलब उसको बोलना है कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, मैं आपके यहाँ भी काम कर सकता हूँ। ओके, सही। और बाकी कुछ ऐसा इंग्लिश का, जैसे मतलब सबको ऐसा प्रिपरेशन नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज भी एक थोड़ा बहुत बीच में हो जाता है बैरियर टाइप, ये अच्छे से नहीं दिखा पाते, फियर ऑफ इंग्लिश, तो उससे कैसे डील किया जाए। या हाँ, ऑल्सो दर्शन ने मतलब IELTS भी किया हुआ है, तो उनका एक्सपीरियंस भी है थोड़ा इसमें कि एटलीस्ट वो नहीं करना चाहते कोई लोग, तो कैसे इंग्लिश सीखा जाता है और कैसे आपने इम्प्रूव किया वो थोड़ा। हाँ, इंग्लिश की बात करें तो सभी लोग बोलते हैं कि वो इंग्लिश मतलब कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना हो तो वो आप उसको बार बार सुनेंगे तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। जैसे कि हिंदी, काफी मतलब गुजराती बच्चे की बात करो तो गुजराती वाले हिंदी कम ही बोलते हैं, मतलब वो लोग क्या मूवीज देख देख के हिंदी सीख जाते हैं, आपको सब कुछ पता जाता है। वैसे ही इंग्लिश भी आपको इंग्लिश मूवी विद सबटाइटल देखनी होती है, तो मतलब आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज और वोकेबलरी का जो भी चीज है वो आपको वहां से पता चलेगा। और इंग्लिश मतलब आप जितना ट्राई करेंगे ना दोस्तों के साथ बोलेंगे या फिर जहाँ पे आप कहीं पे भी मौका मिले, जो लोग मतलब माइंड नहीं करते कि आप कुछ कैसा भी इंग्लिश बोले, वो लोग को मतलब फर्क नहीं पड़ता, तब आप अपना इंग्लिश बोलिए। तो उससे क्या है कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मैं, अगर आप 2-3 सेंटेंस कंटिन्यूअस बोलेंगे तो उससे भी कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। और कार्तिक ने जैसे बताया कि इंग्लिश इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब काफी सारे इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपको हेल्प भी करता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ रिलायंस और जो काफी सारी इंडस्ट्री जो इंडिया में वर्क करती है, उसको इंग्लिश रिक्वायरमेंट उतना होता है कि वो सामने वाला आपका जो कैंडिडेट है वो इंग्लिश समझ सके। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो वो कभी भी उसको इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील करना होगा तो वो सिर्फ एटलीस्ट बोल सके और क्या उसका क्या रिक्वायरमेंट वो समझ सके, उतना ही चाहिए उन लोगों को। तो काफी काफी बार क्या कहते हैं वो लोग कि आप हम हिंदी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वो भी मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड के फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ है कि उसको हिंदी में इंटरव्यू देने को बोला। तो इंग्लिश मतलब अच्छी चीज है, आपको आपको आता है तो अच्छी चीज है, लेकिन आपको इतना भी घबराना नहीं कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता तो मेरे से कुछ नहीं होगा। आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए, आपके पास 4 साल है, जैसे कि मैंने बोला आप कहीं पे भी जाए या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुए, क्योंकि जो भी एक्टिविटी होगा ना वो सारा इंग्लिश में होगा। सभी कॉलेज में जो भी आप प्रोपोगेशन करेंगे या फिर कोई कंटेंट राइटिंग होगा वो सब इंग्लिश में करेंगे ना। थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस लगे ना तो आपका आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ से दर्शन के एक्सपीरियंस से दर्शन ने बताया कि ऐसे ट्राई आउट करते करते सीख गए हैं, परफेक्ट है। अभी थोड़ा दर्शन के पास जो हमने नोटिस किया है ना, वो उसका स्ट्रेंथ एक ह्यूमर है। तो दर्शन मतलब जब भी ऐसा कमेंट या फिर पॉइंट आउट करता है ना कोई चीज को, तो वो सबका मतलब वातावरण थोड़ा ऐसा, माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है हमारे बीच में। तो दरअसल क्या मतलब ह्यूमर किसी को, मुझे पर्सनली मैं वीकनेस में गिनता हूँ कई बार कि ह्यूमर मुझ में थोड़ा कम है। तो कैसे, क्या ह्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, क्या थिंकिंग प्रोसेस है आपका ह्यूमर के रिलेटेड, और उसको कैसे डेवलप किया? ह्यूमर, पहले ह्यूमर डेवलप करने के लिए आपको मतलब क्या है कि ओपन माइंडेड होना होगा कि आप किसी के भी साथ घुल मिल सके। कि जैसे मैं बताऊं कि मेरा मेरा भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब अगर मैं गिनाऊं तो भी कम पड़ेगा, मतलब बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है जिसमें वो सभी टाइप के लोग होते हैं। जैसे मैंने बोला ना, काफी कई के पास वो पढ़ाई का नॉलेज होता है, कई के पास बिजनेस का नॉलेज होता है, तो आप उसके साथ घूमेंगे। फिर वो कई होता है जो कॉमेडी भी अच्छी कर लेता है, तो आप उसके पास से भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कि कोई भी टेंस सिचुएशन में हम कोई भी एक हल्का सा जोक करके या फिर अपने माहौल को पूरा मतलब हल्का कर सकते हैं, किसी सामने वाले की परेशानी को कम कर सकते हैं उसके साथ बात करके। वो सब वो कहते हैं कि फ्रेंड्स से डेवलप होगा, क्योंकि आप ज्यादातर समय आप अपना कॉलेज का फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं, तो वहीं से ही ह्यूमर क्रिएट हो जाता है कि आप उसके साथ बातचीत करें, फिर उसके साथ रहिए, एक दोस्त को नहीं एक भाई की तरह मानो। इस सब के बीच में एक ह्यूमर कनेक्शन हो जाता है, उसके बाद ह्यूमर का तो सवाल ही नहीं होता, वो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है।
अभी दरअसल अगर किसी को इंटेंशनली क्रिएट करना हो, जैसे अगर आपके एक्सपीरियंस या फिर कोई ऐसा 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 ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट ऐसा कुछ, मतलब मुझे अगर क्रिएट करना हो तो कैसे, क्या मैं ट्राई आउट कर सकता हूँ एटलीस्ट? हाँ, कि जैसे मैंने बताया पहले कि आप फ्रेंड सर्कल मतलब फ्रेंड बनाए हो, इंटेंशनली ह्यूमर ह्यूमर तो ऐसे क्रिएट नहीं होगा। आपको अपने आप ही वो हो जाएगा कि आप जैसे कि वो कॉमेडी शोज है जहाँ कपिल शर्मा नाउ इज अ वेरी गुड कॉमेडियन, सो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मतलब वो कहीं से तो वो लोग मतलब ऐसे ही रोज बरोज की चीजें होती है वहां से वो लोग कुछ ना कुछ कॉमेडी ढूंढ लेते हैं। तो मतलब वो अपनी वो किसी भी चीज को ध्यान से सुनना, और फिर वहां पे आप ऐसा भी सोच सकते हो कोई सीरियस सिचुएशन चल रही है, बहुत सारा टेंशन है, तो आप वहां पे एक तरीके से सोच सकते हैं यहाँ पे इन सब लोगों को मैं कैसे हल्का कर सकता हूँ, मतलब उसको मतलब ये टेंस सिचुएशन में कैसे बाहर निकाल सकता हूँ एक हल्का सा जोक्स करके। या फिर कोई बहुत ही गुस्से वाला होगा ना तो उसको आप एक हल्के सा मतलब वो काफी लोग बोलते हैं ना कि तेरे को मैं दिखा दूंगा, तो आप उसको हल्का सा कहेंगे ना दिखा दे, तो नहीं तो आराम से वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। मतलब वो लोग कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसको सिर्फ कहने का जा कर दे, नहीं होगा उससे कुछ, क्योंकि जो बोलते हैं ना वो कुछ करते नहीं। मतलब ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब वहां से होता है कि आपको डरना नहीं है, मतलब वो सब बात है उसमें कि आप उसके साथ रहेंगे, काफी लोगों के साथ रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वहां से आपको पता चल जाएगा कि मतलब आपको एक इंसान की परख होनी शुरू हो जाएंगी आप जितने ज्यादा फ्रेंड हो गए ना। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता कि हर बार आप जो भी फ्रेंड हो आपका ही फ्रेंड हो, आपके साथ रहता है लेकिन वो आपका नहीं हो सकता। तो वहां से भी आपको मतलब एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वहां से सब क्रिएट हो जाएगा। अभी ह्यूमर से क्रिएटिविटी बहुत कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड चीज है, तो क्या मतलब ह्यूमर वाला कोई क्रिएटिव होता है वो जल्दी से ह्यूमर को मतलब एडॉप्ट कर सकता है, ऐसा कुछ? आई थिंक ह्यूमर एंड क्रिएटिविटी मतलब जैसे कि मैंने बोला कि वो अपने आप क्रिएट होता है, लेकिन एक चीज होती है ह्यूमर से, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा ना तो आपके दोस्त भी ज्यादा होंगे, आप सभी के साथ जैसे कि मैंने कहा कि आप इंटरेक्ट कर सकोगे, और जितने के साथ आप इंटरेक्ट करोगे उसके पास डिफरेंट डिफरेंट आइडिया हो गए, आप उससे बात करोगे कोई भी छोटी चीज के बारे में, तो आप अच्छा फ्रेंड हो गया, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर से होगा तो वो लोग आपसे उसके आइडिया भी शेयर करेंगे, जिससे क्या होता है आपके दिमाग वो प्रोसेस करता है कि हाँ इस चीज को मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, तो उसी वजह से ही आपको क्रिएटिव पर्सन वो बनाता है, और आप छोटे छोटे डिटेलिंग पे आप एनालिसिस करोगे। ओके ओके, तो ह्यूमर से तो बहुत सारे बेनिफिट मुझे लग रहा है कि भाई ह्यूमर से कोई बंदे को आप एटलीस्ट पहचानना भी शुरू कर सकते हैं कि जो आपको टीम बॉन्डिंग या फिर बहुत सारी जगह पर हेल्प करता है। तो दरअसल बाकी कुछ आपका कॉलेज के थ्रू आउट एक्सपीरियंस है, अगर किसी को इंटेंशनली प्रिपेयर तो होना हो किसी भी प्लेसमेंट्स के लिए, तो कोई आपने रिसोर्सेज अच्छे यूज किए हो, फ्री वाले ऐसा कुछ, या फिर जो भी पेड हो तो कुछ नहीं, एटलीस्ट फ्री वाले रिसोर्सेज कुछ है जो आपने यूज किए, तो इसका लिंक कुछ होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, और साथ में थोड़ा वर्बली भी कह दो कुछ किया हो तो कौन से रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की बात करूँ तो एप्टीट्यूड का पहले मैंने यूट्यूब में से एक चैनल था जिसका मैंने वीडियो रेफर किए थे एप्टीट्यूड के लिए, और एप्टीट्यूड के लिए इंडिया बिक्स भी एक अच्छा एप्लीकेशन है, और काफी सारे लोग वहां से भी प्रिपेयर करते हैं एप्टीट्यूड के लिए। और उसके अलावा भी जैसे कि आप सिर्फ सर्च करोगे ना यूट्यूब पे रिज्यूमे बिल्डिंग, तो उसमें काफी सारे वीडियोज आएंगे, और एचआर क्वेश्चन के अभी आप ऐसे सिर्फ अब नाउअडेज सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा आपको, आपको सिर्फ उसे सर्च करना होगा कि कि मुझे ये वीडियो देखना है। अगर आपको रीडिंग अच्छा नहीं लगता, सुनना अच्छा लगता है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो देख सकते हो, जो ज्यादातर मैं वही प्रीफर करता हूँ, गूगल के अलावा मैं यूट्यूब पे ज्यादातर सर्च करता हूँ। वहाँ पे काफी लोग इंडस्ट्री के जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं वहाँ पे भी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और लिंक्डइन पे भी जैसे आप सर्च कर सकते हैं कि कोई उस फील्ड का कोई है कि जहाँ वो आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का कोई है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन लिंक्डइन पे सब लोग आपको अच्छा आंसर देते हैं क्योंकि वो सब प्रोफेशनल लोग होते हैं, वहाँ पे कोई मतलब ऐसे ही नहीं आ जाता लिंक्डइन पे, मतलब कोई टाइम पास की चीज नहीं है, वहाँ पे आप जाके अपना कोई भी क्वेरी रखिए, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा लिंक्डइन पे। और रिसोर्सेज का कि आपने जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब में आप कोई वीडियो देखे, दो तीन वीडियो और देखे, कोई एक वीडियो पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि आपको जितने ज्यादा वीडियो देखेंगे, जितने ज्यादा लोगों का देखेंगे, उतना ही आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो ये वीडियो वाला एक्सपीरियंस शायद कुछ हो चुका है दर्शक के साथ। एक एक
पर्सपेक्टिव सही है कि भाई एक पर्सपेक्टिव से ना नहीं चलना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐड ऑन होना चाहिए। और दर्शन, दूसरी आपके पास कोई ऐसा सॉफ्ट स्किल जो किसी को मतलब हेल्प कर सके और उसका कुछ रोड में कुछ बता सके? आपको कुछ ये हमारे क्या मैकेनिकल के कुछ सॉफ्टवेयर में भी इंटरेस्ट है और ट्राई आउट किया हुआ है, तो कौन सा है और क्या क्या आपने सीखा है और कैसे कोई सीख सकता है? कि जैसे कि मैंने बताया कि जब मैंने कंप्यूटर मतलब जब मैकेनिकल रहा था तब सब लोग कहते हैं वो फील्ड वर्क का काम है, आपको मतलब वो पाना पकड़ वो सब लोगों की मेंटालिटी वही होती है। बट मैकेनिकल वहाँ पे अभी नहीं रह चुका सीमित, क्योंकि अब काफी सारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, सॉलिड वर्क, ऑटोकैड, एनएक्सकैड एंड वहाँ काफी सारे सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, 3D डिजाइनिंग। उसके अलावा एनालिसिस भी आता है। मतलब वहां से आप मतलब अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे को अभी वो फील्ड वर्क नहीं जमेगा, मेरे को कुछ ऑफिस वर्क टाइप का चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसमें भी अभी ज्यादा स्कोप है। सीएनसी मशीन मतलब अभी ज्यादातर ऑटोमेशन पे जब फोकस कर रहे हैं तो सीएनसी मशीन आ गया, फिर सीएनसी प्रोग्रामिंग आ गया। और मैकेनिकल वाले अभी आईटी कंप्यूटर फील्ड में भी शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक बेसिक नॉलेज होगा अगर आपके पास प्रोग्रामिंग का, तो आप सीएनसी का जो आप मैकेनिकल में जो पढ़ चुके हैं, जो फिजिकल वाला वर्क होता है कि जैसे कि वेल्डिंग हो गया, कटिंग हो गया, वो सब उस वर्क को हम ऑटोमेशन में कैसे अप्लाई करेंगे, प्रोग्रामिंग और सीएनसी टूलिंग के थ्रू अप्लाई करेंगे। और जो भी डिजाइनिंग वर्क होगा वो भी आप एनएक्सकैड है, ऑटोकैड है। अब नाउ हैंड रिटन ड्राइंग मतलब वो भी नहीं रहे, हैंड रिटन ड्राइंग बहुत कम हो गया है उसका यूज। अभी सब लोग क्या है 3D डिजाइनिंग, क्योंकि उसमें आपको विजुअलाइजेशन पे अच्छा मिलेगा 3D डिजाइनिंग में। तो ज्यादातर कंपनी अब वही प्रीफर कर रही है। और काफी कंपनी में वो ट्रेनिंग भी देते हैं पहले से। अगर वो सॉफ्टवेयर मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैटलैब का ही है जो एलएनटी यूज कर रहा है मैटलैब, तो फिर वो अपने हमारे कॉलेज में मैटलैब का उसने लाइसेंस फ्री दिया हुआ है, जिसका लाइसेंस बहुत महंगा आता है। तो वही इस तरह से काफी कोर्स आप कॉलेज में, कॉलेज के सर से, आप मेंटर से बात कीजिए कि सर मुझे सॉलिड वर्क में कुछ करना है या फिर मुझे कोई डिजाइनिंग में करना है, तो सर वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो ये एक और बात है, अगर हमारे एमएससी के जूनियर देख रहे हो ना, तो हमारे एमएससी में एक सीमेंस का इंटीग्रेटेड पूरा लैब है, जहाँ पे हमारा सीएनसी का या फिर ये एनएक्स का से सब ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग हमें इन हाउस प्रोवाइड की जाती है। तो एटलीस्ट थोड़ा जाके एक्सप्लोर कीजिए इस चीज को कि क्या है, हमारे रिलेटेड कोई बेनिफिट हो सकता है। अभी दर्शन, आपको कोई सॉफ्टवेयर आता है मतलब? हाँ, अभी मैं सॉलिड वर्क में मतलब अभी डिजाइन कर रहा हूँ, सॉलिड वर्क में 3D डिजाइनिंग वो एनालिसिस। ओके ओके, तो अगर सॉलिड वर्क किसी को सीखना मतलब किसको सीखना चाहिए, कौन सा इंटरेस्ट हो या फिर कौन सा वो मोटिव हो तो सीखना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपको फील्ड वर्क नहीं जम, आपको ऑफिस वर्क करना है तो सॉलिड वर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ्रीलांसिंग वर्क करना है तो अभी जैसा कैसा हो रहा है कि सब लोग ऑनलाइन की तरफ मतलब वर्क फ्रॉम होम की तरफ देख रहे हैं, तो काफी सारे आईटी के जॉब्स है जो फ्रीलांस हो रहे हैं। तो भी ऐसा मैकेनिकल का एक और है जो कैड कैम सॉफ्टवेयर है, कई अभी प्रोडक्ट डिजाइनर की भी बहुत कमी है, तो वो लोग भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है सॉलिड वर्क का। और इंस्टीट्यूट भी है, मतलब काफी सारे कैड कैम के सॉफ्टवेयर जो आपको सिखाते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद आप उसमें काफी सारे स्कोप है अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है। जो भी मतलब ऐसा नहीं है सॉलिड वर्क को ही मतलब ये सिर्फ वो वीडियो गेम टाइप का मतलब सिर्फ ऐसा 3D दिख रहा है, नहीं, उसमें आपको मैकेनिकल का प्योर अप्लाई करना होता है, क्योंकि उसमें आपको वो डायमीटर कैसा कितना रखना है, लेंथ कितनी रखनी है, वो सब भी आप उसके भी आप लोग को पैसे देंगे। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ वो सब लोग कर सकते हैं इसलिए हमको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ईजी है, 3-4 महीने में सीख लेंगे, नहीं, क्योंकि आपके पास नॉलेज है डायमीटर, लेंथ, वो मतलब स्ट्रेस ट्रेन का भी नॉलेज होगा, क्योंकि आप मैकेनिकल पढ़ चुके हैं, तो आप सिर्फ वो आपके पास ही होगा एज ए इंजीनियर कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या दिक्कत आ सकती है, तो उसका आपको इसकी वैल्यू कभी जाएंगी नहीं डिजाइनर की। तो इसलिए डिजाइनर भी बनना चाहिए, मतलब वो काफी लोग मतलब इंटरेस्ट हो जिसको भी मतलब उस फील्ड में। अगर मेरे को कंप्यूटर बेस्ड वर्क पे इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो डिजाइनिंग। ओके, ग्रेट दर्शन। तो दर्शन का बहुत अच्छा और बहुत सही, मतलब हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो दर्शन का भी रहा है। बाकी कुछ और लर्निंग शेयर करना चाहे तो, कि कॉलेज में एंटर किया है और अभी शायद जूनियर है, तो प्लेसमेंट्स के लिए ही कोई प्रिपेयर कर रहा हो, ओनली फॉर प्लेसमेंट?
तो ये चीजें वो थर्ड ईयर में करके रख सकता है, ऐसा कुछ है? मतलब कोई थर्ड ईयर वाला देख रहा हो तो। हाँ, थर्ड ईयर तक मतलब जैसे कि मैंने बात की कम्युनिकेशन की, मतलब जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश का, जैसे मैंने पहले कहा कि इंग्लिश सब लोग नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं मानता। अगर आपका इंग्लिश है अच्छा तो आपको पहले मतलब आपकी पहली प्रायोरिटी देंगे। तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश के लिए 3 साल या 3 साल में थोड़ा बहुत भी ट्राई करेंगे कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा सब लोग मतलब सिर्फ मार्क्स पे ही फोकस करते हैं कि हाँ मेरे मतलब 70% आने ही चाहिए, मेरा डिस्टिंक्शन आना ही चाहिए। मगर मेरी खुद की बात करूँ तो मेरे पहले सेम में 55% थे, जो एमएसयू में बहुत ही कम होता है। मतलब आप सोचिए ना, तो मेरा सिर्फ इतना ही परसेंटेज था। तो क्यों मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि अब मेरा 50 आ चुका है या 55 आ चुका है तो अब मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मार्क्स पे आपका टेक्निकल नॉलेज आप इंटरव्यू में कितना आप एक्सप्लोर कर पाते हो वहां पे डिपेंड करता है। तो मैंने काफी सारे में देखा है कि जैसे मैं भी पहले यही करता था, मतलब पहले साल तो मुझे भी ऐसा लगता था कि टेक्निकली आना चाहिए, टेक्निकली आना चाहिए। लेकिन अभी अभी जब मैं जूनियर्स को देखता हूँ तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा दिन मतलब पढ़ाई वगैरह पे टेंशन लेते रहते हो। वो बोलते हैं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर वो 1 महीने में या 2 महीने में सीख जाएंगे, नहीं होगा वो आपसे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टेक्निकल शायद 3-4 महीने में हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट है वो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू ही पता चलेगा। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्ट लीजिए, उसके साथ साथ टेक्निकल पे भी थोड़ा बहुत फोकस करते रहिए। आप दिन के 1 घंटा दो, 2 घंटा दो टेक्निकल को, उसके अलावा वो इनफ है उतना टेक्निकल। ओके। तो जैसा दर्शन आपने थोड़ा पॉइंट आउट किया है, तो उसको मतलब कहाँ से सेकंड क्लास से डिस्टिंक्शन सेकंड सेम में तो आ गया है ऐसे तो कैसे मतलब ऐसे इम्प्रूव हो या फिर कुछ गलती हुई थी फर्स्ट ईयर में, क्या था? हाँ मतलब जैसे कि काफी सारों के साथ होता है, जैसे मेरे साथ वही हुआ था कि मैंने पहले ही बताया, मैं इतनी अच्छी तरह से बोल नहीं पाता था, कम्युनिकेशन नहीं था, मैं घबराता था इंग्लिश में। क्योंकि 11th-12th आपने गुजराती मीडियम से किया होगा, उसके बाद आप शिफ्ट हो रहे हैं तुरंत इंग्लिश मीडियम में, तो क्या होता है कि पूरा 1 घंटा आप सुन नहीं पाते हो सर को कॉन्स्टेंटली कि इंग्लिश में सर बोल रहे हैं। फिर वो आप वहीं पे फोकस करते रहो तो सर क्या बोल रहे हैं, मतलब आप उसका वो कुछ समझा रहे हो, आप समझने की कोशिश भी नहीं करते, सिर्फ वो वर्ड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, मैं उसकी स्पीड कनेक्ट कर रहा हूँ। तो वही मतलब इंग्लिश बहुत मतलब डिफिकल्ट है, 6 महीने उसमें निकल गए। और मतलब वो टेक्निकल का मेरे को उतना अच्छा मतलब वो बोलते हैं ना लैंग्वेज चेंज होने की वजह से मैं नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से शायद ये सब हुआ। और प्रिपरेशन भी थोड़ी बहुत लैग हो चुकी थी उस तरह उस टाइम। ओके, तो कैसे वापस ऐसे रोड पे कैसे आ गए? मतलब क्या जनरली क्या होता है, एक बार छूट गया ना तो कॉलेज में तो महा मुश्किल लगता है मुझे तो पर्सनली, कि भाई 12th में तो आते थे बहुत ऐसे 90 हाँ 95 तक, बट वही वही इसमें दिक्कत आएगी कॉलेज कि में एक आपको बार। आपके 12th के परसेंटेज देखोगे और कॉलेज के परसेंटेज को मैच करोगे ना, तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। क्योंकि 55 और 12th के 89 वो काफी बड़ा गैप होता है। तो पहले तो उस चीज को आप सीनियर के साथ डिस्कस करो कि यहाँ से अगर मुझे जाना है तो मैं कौन से सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिस पे मैं फोकस कर सकता हूँ, जो मतलब अपने कोर सब्जेक्ट होते हैं मैकेनिकल के। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में पहले 6 मतलब पहला सेमेस्टर सब लोगों को कॉमन आता था। आपको सिविल का भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता था, इलेक्ट्रिकल का भी होता था। तो उसकी वजह से भी शायद आप कर रहे होगे, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल का नॉलेज नहीं अच्छा है तो इसलिए आपने मैकेनिकल लिया है। केमिकल नहीं आपको अच्छा आता है, क्योंकि केमिकल में वो रिएक्शंस होते हैं वो सब आपको याद नहीं रहता, इसलिए आपने मैकेनिकल लिया। तो उसकी वजह से भी पहले सेम में शायद आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। तो उसको इग्नोर कीजिए, अपने नए सेमेस्टर पर फोकस कीजिए। उसमें आप अपने कोर सब्जेक्ट को पकड़िए, कौन सा कोर सब्जेक्ट में मैं स्कोर कर सकूं। और अपनी स्ट्रेंथ होती है, कई लोगों को न्यूमेरिकल्स अच्छे आते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है। तो किसी को मतलब थियरी जो होता है वो फंडामेंटल नॉलेज अच्छा होता है, तो फंडामेंटल के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप सीनियर के साथ एक बार बैठ के डिस्कस कीजिए अपने कि यहाँ पे आपने किस तरह से प्रिपरेशन की थी और इसमें कहाँ है जहाँ कहाँ से हम स्कोरिंग कर सकते हैं। ओके। और जैसे दर्शन ने बताया कि ये बहुत ये जो मतलब चीज एक बार छूट जाती है ना तो वही सीरियसली छूट जाती है। वो तो पर्सनली मेरा भी एक्सपीरियंस है कि एक बार रह गया तो रह गया है। स्टिल दर्शन ने ऐसा डिस्टिंक्शन तक ला दिया पूरा 1-2 सेट, तो ये बहुत अच्छी चीज है जो दर्शन ने
ट्राई किया और प्रूव भी किया है अपने आप। बाकी दर्शन और कुछ जूनियर को आपके एक्सपीरियंस से कुछ बताना हो, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ तो उतना ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होगा, शायद किसी को किसी थर्ड पार्टी को होगा, तो और कुछ बताना हो सॉफ्ट स्किल के रिलेटेड या फिर कुछ भी अपने थ्रू आउट द कॉलेज जर्नी से। थ्रू आउट द कॉलेज जर्नी की बात करूँ तो एंजॉय कर लेना चाहिए पहले 3 साल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्ट लेके। जैसे कि मैंने बोला कि 1-2 घंटा इनफ है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब अगर आप वीक है तो आपको ज्यादा समय लगेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप कॉलेज में अच्छे से ध्यान दोगे ना तो आपका वो जो बेसिक फंडा होता है वो क्लियर हो जाता है। और इंटरव्यू में कोई रॉकेट साइंस के सवाल नहीं पूछते। काफी लोगों को प्लेसमेंट का टेंशन इसलिए होता है कि वो प्लेसमेंट देख के ही घबरा जाते हैं कि नहीं इसका नहीं हो रहा है तो मेरा कैसा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैंने बात की, आपको 20% लक पे भी डिपेंड रहना होगा, क्योंकि काफी सारे आपके साथ compete कर रहे हैं ना, वो आपके मतलब वो एसीपीसी रैंक के थ्रू ही आए हुए बच्चे हैं, क्योंकि वो सब भी इंटेलिजेंस है। और इधर मतलब एमएसयू में आके देखोगे ना तो सभी लोग क्या कहते हैं कि वो स्कूल में ऐसा होता था कि 50% के मतलब काफी लोग है जो पढ़ाई में वीक है और 50 अप है तो उसमें से आप 50 मारे। लेकिन यहाँ पे तो 100 के 100 पूरे मतलब अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहां से compete करना होता है। इसलिए आपको घबराना नहीं कि इसका नहीं हो रहा तो मेरा नहीं होगा। आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और फिर थोड़ा बहुत ट्राई करता रहना है। कि जैसे कि मैंने बोला कि 2-3 इंटरव्यू के बाद आपका मतलब जोश कम हो जाता है इंटरव्यू देने का, नहीं वो नहीं होना चाहिए। आप आपका मतलब रिज्यूमे देख के कि अगर आपको अच्छा मतलब प्लेसमेंट चाहिए तो वो बेसिक नीड है कि आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट सुन के आपको 6 लाख से 7 लाख का पैकेज दे रहा है, तो वो क्या देखेगा? आपका जो हैंड रिटन रिज्यूमे होगा उस पर आपने मेहनत की है कि नहीं, या फिर ऐसे ही उसको 2-3 स्किल लिख दिए फिर अपना नाम नंबर कॉन्टेक्ट लिख दिया और खत्म। नहीं, काफी लोगों के रिज्यूमे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बनाने के लिए बनाए। ऐसे अपने को ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को मतलब वो खाली जगह ही नहीं छोड़ना है रिज्यूमे में। जो भी आपने कुछ किया है वो सब कुछ अपना एक्सपीरियंस उसमें लिखना है। क्योंकि सिर्फ वो 1-2 पेज पढ़कर ही आपके बारे में वो इमेजिनेशन करने लगेगा कि हाँ इसने इतनी सारी मेहनत की है, मतलब ये हार्ड वर्किंग पर्सन है, मतलब इसने सिर्फ 4 साल एंजॉय नहीं किया, इसके साथ साथ इसने कुछ और भी डेवलप किया है उसमें। तो रिज्यूमे बहुत अच्छा होना जरूरी है जब मतलब आपको प्लेसमेंट चाहिए। तो मेरा रिज्यूमे अच्छा था तो मेरा पहले ही चांस में लग गया। शायद मेरे से अच्छा टेक्निकल नॉलेज और कम्युनिकेशन वालों का वहां पे भी लेख हो चुका हुआ होगा शायद, कि उसका रिज्यूमे पे उसने नहीं फोकस किया होगा, उसने टेक्निकल का मतलब पढ़ाई में फोकस किया होगा। तो उसकी वजह से भी वो लेग हो रहा है। आपका हर एक चीज आपका परफेक्ट होना चाहिए। कि जैसे कि ड्रेसिंग की बात करें तो ऐसे ही नहीं, मतलब अपना मतलब फॉर्मल क्लोथ होने चाहिए, मतलब पहने हुए होने चाहिए, मतलब सिंसियर उसको लगना चाहिए कि यार उसको मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि वो सब आप ऐसे मुंह उठा के चले आए इधर और प्लेसमेंट नहीं। नहीं, तो उसके लिए भी आप थोड़ा बहुत अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा कर सकते हो। और फिर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और आपका नर्वसनेस को छुपा लो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो किसी और तरीके से। तो वही चीज है जो मैं जूनियर को कहना चाहूंगा कि मतलब पढ़ाई पे इतना मतलब वो बहुत डिपेंडेंट मत रहिए, सिर्फ अपना कोशिश कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलम का आपका हो जाएगा। ओके, तो भाई ये जो रेज्यूमे और ये सब बात बताई, शायद हम रेज्यूमे पे अलग वीडियो आने वाला है, मैं और जो चिराग है कॉग्निजेंट, ये सब हमने साथ में मिलकर सीखा हुआ होगा जो भी आएगा वो। एंड ऑल्सो जो दर्शन ने बात की है ना वो बहुत परफेक्ट है। और ये सब जो बात कर रहे हैं ना योद्धा सीरीज में हमारे जो भी योद्धा है, तो वही मतलब घूम फिर के बताना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट। हमारे क्लास में भी बहुत अच्छे टेक्निकली साउंड करने वाले लोग हैं जो मतलब एक बार कुछ सवाल कर दो ना तो सवाल के भी चित्रे उड़ा दें। बट वो शायद थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है उनको आगे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में। और है मतलब बहुत अच्छा दर्शन सीखने को मिला। अभी कुछ ना हो तो हम थोड़ा वाइंड अप करते हैं। कुछ कहना है अभी? नहीं, ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल द जूनियर्स फॉर प्लेसमेंट। ओके, सिर्फ इतना सो ही। थैंक्स अ लॉट दर्शन कि आप अपना टाइम दिया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर रिलायंस एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर विथ रिलायंस। थैंक यू वेरी मच। और दर्शन थैंक यू दर्शन सो का मच। थोड़ा एक मिनट दर्शन, थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा कि दर्शन जो बंदा है ना मेरे लिए पर्सनली तो वो तो बहुत बेस्ट फ्रेंड है अब। और बाकी बहुत जगह पे दर्शन ने ऐसा ऐसा हेल्प किया है ना मेरे लिए, तो
थैंक यू दर्शन कि भाई जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ी, जो भी ऐसा कोई किसी को कॉल मैं करूँ बट दर्शन को तो मैं कॉल करता हूँ। तो बहुत अच्छी लर्निंग है दर्शन के पास से लेने की। ये अगर यही कोई मैं क्वेश्चन, मतलब वही मैं बात कर रहा था ना, सेंस ऑफ ह्यूमर की, कि यहीं से ही जनरेट होगा। आप किसी की हेल्प करने की ट्राई कीजिए, वो भी आपकी हेल्प करके उसके पास आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कार्तिक, जहाँ से मैं बिजनेस के आइडिया भी सीख रहा हूँ कि किसे बिजनेस करते हैं, कार्तिक भी एक एंटरप्रेन्योर है, मतलब वो स्टार्टअप कर चुका है, 2-3 स्टार्टअप कर चुका है, उसके नए नए फ्यूचर रिलेटेड प्लान है। तो वहां से भी आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। तो इसी तरह से, इसीलिए मैं बात करता हूँ कि आपका फ्रेंड सर्कल जितना बड़ा होगा उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा। ओके, सो थैंक यू दर्शन कि भाई आपने अपना टाइम दिया एंड एक्सपीरियंस शेयर किया। होपफुली जूनियर को कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही होगी एंड उसी के उद्देश्य से हमने ये योद्धा सीरीज चालू किया है। क्योंकि जूनियर्स बहुत सारे होते हैं जो हमें या दर्शन जो भी मतलब सिलेक्ट हो गए ना, उनको कॉल करते करते आधा पौना घंटा भी निकालते हैं कि भाई क्या 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 चीजें होती है। तो एटलीस्ट वो यहाँ पे कुछ देख सके और मल्टीपल लोगों से मल्टीपल एस्पेक्ट्स उनको दिखे। और ठीक है, कोई क्वेश्चन हो दर्शन से तो आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर ईमेल एड्रेस हम नीचे प्रोवाइड कर देंगे। दर्शन ने जहाँ से प्रिपेयर किया वो यूट्यूब चैनल हो या फिर जो भी हो एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तो वो ऑल द बेस्ट दर्शन। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट टू जूनियर ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच कार्तिक।